हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया स्टेट एजेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ बीम के बारे में, जिसका हमने एक पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अब तक मेरा वो पार्ट्स कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। यानी कि जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके रह गए थे डिजाइन ऑफ बीम के, उसको मैं इस पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस क्या बोला है? द बेंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ स्टील बीम इज गवर्न्ड बाय मोस्टली। किसकी बात की जा रही है आपके पास सर? बेंडिंग रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। और बेंडिंग स्ट्रेस को एज ए मैं यहाँ पर मोमेंट रेजिस्टेंस भी काउंट कर सकता हूं। तो इसको मैं जो रिप्रेजेंट करता हूं आपके पास वो एम से रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मैं यहाँ पर आपके पास सेक्शन मॉडुलस की बात करता हूं जेड, तो जेड क्या होता है हमारे पास सर? ये होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड क्या होता है आपके पास सर? परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, सिग्मा बीसी होता है। तो अगर मैं यहां से आपसे क्या निकालना चाहूं सर? मोमेंट कैलकुलेट करना चाहूं तो मोमेंट क्या हो जाएगा सर मेरे पास? जेड इंटू सिग्मा बीसी हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं सर इस m की, तो m क्या है मेरे पास सर? m है हमारे पास सर बेंडिंग रेजिस्टेंस। तो इसको मैं लिख सकता हूं m क्या है सर मेरे पास? बेंडिंग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। और अगर हम बात करते हैं सर जेड की, तो जेड क्या है सर मेरे पास? जेड है हमारे पास सर सेक्शन मॉडुलस। जेड क्या है सर आपके पास? सेक्शन मॉडुलस है हमारे पास, मॉडुलस। और अगर मैं बात करता हूं सर किसकी सर? आपके पास सिग्मा बीसी की, तो सिग्मा बीसी क्या है हमारे पास? परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसको लिख सकते हैं हम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। कह सकते हैं सर? यस सर, हम कह सकते हैं बेंडिंग स्ट्रेस कह सकते हैं। क्लियर है? इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि जो हमारे पास सर बेंडिंग ऑफ रेजिस्टेंस वो किस किस का फंक्शन हुआ सर हमारे पास? सर वो हमारे पास सेक्शन मॉडुलस का भी हुआ और आपके पास परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस का फंक्शन भी हुआ। तो यहां से अगर हम कह सकते हैं कि सर m किसका फंक्शन हुआ हमारे पास? z इंटू सिग्मा बीसी का हुआ। तो कहने का मतलब क्या है? जिसका जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा उसका बेंडिंग रेजिस्टेंस भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बोला है कि गवर्न बाय मोस्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नो सर, सेक्शन मॉडुलस। जी हाँ, जो बेंडिंग रेजिस्टेंस जो मोस्टली जो गवर्न होगा वो किससे होगा सर? आपके पास सेक्शन मॉडुलस से। कि जितना ज्यादा हमारे पास सेक्शन मॉडुलस होगा उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा स्टूडेंट? उतना ज्यादा हमारे पास बेंडिंग रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर ये सेक्शन मॉडुलस का जो रिलेशन है ये भी क्लियर होना चाहिए और आपके पास सर यहाँ पर बेंडिंग रेजिस्टेंस का भी क्लियर होना चाहिए। और लास्ट में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स बताया कि जैसे जैसे सर आपका सेक्शन मॉडुलस बढ़ता जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा उतना ही ज्यादा आपका बेंडिंग रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी सेकंड, यस सर। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? द अलाउबल शेयर इन द वेब ऑफ माइल्ड स्टील। आपको क्या बताना है? अलाउबल शेयर बताना है कब? जब आपके पास क्या दे दिया जाए सर? माइल्ड स्टील बीम दे दिया जाए डिक्रीज विथ। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज विथ। अगर जैसे जैसे आपका माइल्ड स्टील क्या हो रहा है सर? बीम में आपका घट रहा है, तो ऐसे वैसे सर आपका क्या होगा सर? हाइट टू थिकनेस रेशो, हाइट टू थिकनेस रेशो क्या होगा सर हमारे पास? इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही। इसके अलावा कोई दूसरा पैरामीटर है जो सर इंक्रीज करेगा? बिल्कुल इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस बिटवीन स्टिफनर्स भी इंक्रीज करेगा डियर आपके पास। तो डिस्टेंस बिटवीन जो मेरे पास सर स्टिफनर्स होगा वो भी क्या करेगा सर मेरे पास? वो भी इंक्रीज करेगा। तो ये दो पैरामीटर्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि जब हमारे पास किसकी बात की जा रही है? अलाउबल शेयर इन द वेब ऑफ माइल्ड स्टील बीम की बात की जा रही है। तो डिक्रीज विद इंक्रीज द हाइट टू डेप्थ थिकनेस रेशो, हाइट टू थिकनेस रेशो क्या होगा आपका? बढ़ेगा। और डिस्टेंस बिटवीन स्टिफनेस भी क्या करना पड़ेगा आपको? बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो गया सर हमारे पास यहाँ पर? सर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये दोनों ही पैरामीटर्स है कि कौन कौन से इंक्रीज करने चाहिए सर? हाइट टू थिकनेस रेशो और डिस्टेंस बिटवीन द स्टिफनर्स आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि कैंटिलीवर स्टील बीम 3 मीटर स्पैन। देखिएगा कैंटिलीवर बीम है तो सबसे पहले तो हम कैंटिलीवर बीम बना देते। कैंटिलीवर बीम कैसा होता है सर, एक एंड से फिक्स होता है तो दूसरे एंड से हमारे पास क्या होता है सर, फ्री होता है। कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। क्लियर है। जिसका उसने स्पैन लेंथ दे दिया है, और स्पैन लेंथ आपके पास कितना दे दिया है सर, 3 मीटर दे दिया है। 3 मीटर्स को आप एमएम में कन्वर्ट करना चाहो तो आपके पास कितना हो जाएगा सर, 3000 एमएम हो जाएगा। और उसके ऊपर ये भी बोल दिया है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना है डब्ल्यू, वो सर मेरे पास 20 किलो न्यूटन मीटर है, इंक्लूड ऑफ सेल्फ वेट। क्लियर है। द बीम कंप्राइज ऑफ ISLB 200। तो देखिएगा यहाँ पर डेप्थ दे दी गई है, तो डेप्थ कितनी दी गई है सर, हमारे पास यहाँ पर 200 mm दे दी गई है। क्लियर है। आगे क्या बोला है उसने, 198 न्यूटन पर मीटर फ्लैंज 100 mm इंटू 7.3 mm, वेब थिकनेस इज 5.4 mm। वेब की थिकनेस दे दी गई है, यानी कि थिकनेस ऑफ वेब भी आपके पास दे दिया है। कितना दे दिया है सर, 5.4 mm दे दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, यानी कि IXX भी हमारे पास गिवन है। सर IXX कितना दे दिया गया है, सर IXX दे दिया है 1696। कितना है, 1696.6 सेंटीमीटर की पावर 4 दे दिया गया है। IYY भी दे दिया है। व्हाट इज द मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस, आपको क्या निकालना है, मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है कि आपके पास एक कैंटिलीवर बीम दिया गया है जिसकी स्पैन लेंथ 3 मीटर है और लोड कितना लग रहा है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहां से क्या निकाल सकते हो आप, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर कैंटिलीवर बीम। पहले तो हम ये दिखा देखते हैं, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या देखना है सर, आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो कैंटिलीवर का अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास WL²/2। W कितना है सर, 20, L कितना है, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 20 इंटू 3, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, 60 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 180 आएगा, 180 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 90 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया सर, मेरे पास यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकल के आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट निकल के आ गया तो अब आप क्या निकाल सकते हैं सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है और डेप्थ भी दे दी गई है। तो देखिएगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं जेड। जेड क्या होता है सर, I/Y। ठीक है, तो I क्या है हमारे पास सर, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऑलरेडी दिया गया है, Y नहीं पता, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, Y। तो Y हो जाएगा सर D/2, और D कितना है सर मेरे पास 200, 200/2 करेंगे तो यहां से 100 mm आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा पुट कीजिएगा I की वैल्यू, I कितना दिया है 1696.66। देखिएगा यहाँ पर दो वैल्यू है, एक आपके मेजर एक्सिस के लॉन्ग दिया गया है और दूसरा माइनर एक्सिस की। तो जो भी आपके पास बड़ी वैल्यू है आप उसके रिस्पेक्ट बात करें, मेजर एक्सिस के वाली। तो मेजर एक्सिस की है हमारे पास 1696.6 इनटू किस में दी गई है, mm में, सेंटीमीटर में करना है तो 10⁴ सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी सर, आपके पास 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है सर, डेप्थ भी दे दिया है। डेप्थ कितना दे दिया है क्या सर, हमारे पास 200 दिया था। ठीक है, 200 दिया था, 200 डिवाइड बाय आपने क्या किया सर, आपने 100 किया। तो यहां से देखिएगा क्या आंसर आता है आपके पास। क्लियर है, सॉल्व करते हैं जरा इसको। तो यहां से किया जब 1696.6 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां से कितना आएगा सर, 16.96। सेक्शन मॉडुलस आपके पास इतना आया, मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किया तो यहाँ पे कितना आया सर, यहाँ से आ गया सर आपके पास, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से मैंने किसमें कर दिया है, mm की पावर 4, ये mm आ गया। तो mm से mm कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास 169660 mm की पावर आपके पास क्यूब आ गया है। तो यहां से आपके पास सेक्शन मॉडुलस आ गया है। तो रिलेशन आपको पता है कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, m डिवाइडेड बाय सिग्मा BC होता है, बिल्कुल सही। तो आपको क्या निकालना है, आपको तो निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल सही निकाल सकते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा BC इज इक्वल टू M/Z हो जाएगा। यस सर। मोमेंट आपने निकाल दिया है 90 किलो न्यूटन इंटू 10⁶ न्यूटन बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय जेड। जेड कितना है सर हमारे पास 169660 है। क्लियर है, तो सॉल्व कीजिएगा। 90 इंटू 10⁶ किया हमने, डिवाइडेड बाय 169660।
कितना आया सर आपके पास 530.47। तो सिग्मा बी सी जो आया हमारे पास वो 530.47 आया है। क्लियर है। तो सिग्मा बी सी आपके पास यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस कितनी आ जाएगी सर 530। तो 530 है, बिल्कुल सही सर। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया सर मेरे पास बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारे पास कि द मैक्सिमम शेयर फोर्स ऑफ द सेक्शन। मैक्सिमम शेयर फोर्स दे दिया है, यानी कि वी मैक्स हमारे पास दे दिया है कितना सर 56 किलो न्यूटन। 56 किलो न्यूटन को मैं 56 इंटू 10 रेज़ की पावर 3 किस में बना दिया है सर न्यूटन में बना दिया गया। आगे क्या बोला है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम ऑफ हाइट 350 mm। हाइट दे दी आपके पास, यानी कि डेप्थ दे दी है, और ब्रेड्थ दे दी है सर बी और डी। सर हमारे पास डेप्थ दे दी है कितनी 350 mm, और सर विड्थ दे दी है हमारे पास कितनी 200 mm दे दी गई है। क्लियर है। थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब आपके पास कितना दे दिया है सर 8 mm दे दिया गया है। आगे क्या बोला है सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस बोले तो जेड भी दे दिया गया है सर 887 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। इज यूज्ड द शेयरिंग स्ट्रेस। आपको क्या निकालना है शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। टाउ की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, बहुत ही सिंपल। देखिएगा इतनी जरूरत नहीं है इसकी, बट अगर यहाँ पे हम देखें तो इस तरह का आपका सेक्शन दिया गया है। ठीक है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं, बल्कि क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। अगर हम बात करते हैं विड्थ की, तो विड्थ आपके पास दे दी गई है सर कितनी दी गई है सर हमारे पास सर ये 200 mm दे दी गई है। कितनी दे दी गई है 200 mm। इसके साथ आपके पास क्या दे दी गई है सर डेप्थ दे दी गई है, और डेप्थ मेरे पास कितनी दे दी गई है सर 350 mm दे दी गई है। साथ में आपके पास यहाँ पर थिकनेस ऑफ द वेब दे दिया गया है सर कितना सर थिकनेस ऑफ द वेब हमारे पास 8 mm दे दिया गया है। ये हमारे पास डेप्थ दे दी गई है, और ये मेरे पास विड्थ दे दिया गया। शेयर आपको क्या निकालना है शेयर स्ट्रेस निकालना है। शेयर स्ट्रेस क्या होगा शेयर फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। शेयर फोर्स आपके पास क्या है वी मैक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो वी मैक्स तो आपके पास दिया गया है, एरिया कैसे निकल जाएगा सर एरिया आएगा आपके पास डेप्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर किससे थिकनेस ऑफ वेब से। तो डेप्थ मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा सर डेप्थ इनटू थिकनेस ऑफ द वेब। क्लियर है। एक सेकंड भाई, क्लियर है। तो यहाँ पे वी मैक्स कितना दिया है सर हमारे पास वी मैक्स हमारे पास दिया है 56। तो 56 इंटू 10 रेज़ की पावर 3 न्यूटन आ गया है, डिवाइडेड बाय डेप्थ कितनी दी गई है सर मेरे पास डेप्थ दे दी है 350। तो यहाँ पे 350 थिकनेस कितनी दे दी है सर मेरे पास 8। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 56 इंटू 10 रेज़ की पावर 3 किया हमने, डिवाइडेड बाय 350 इंटू 8 कितना आ गया सर आपके पास 20। तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस कितना आ गया सर मेरे पास 20 न्यूटन आ गया है। तो चेक कीजिएगा सर 20 न्यूटन ऑप्शंस में है, बिल्कुल है सर 20 न्यूटन पर mm। एरिया दिखेगा न्यूटन है, तो ये किस में आ गया सर आपका mm स्क्वायर। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया है। क्लियर है। तो इस तरह का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। देखिएगा सबसे पहले तो आप सिंपली सपोर्टेड बीम बनाइएगा। कुछ इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया गया है। सपोज करो एक एंड से आपके पास क्या लगा है हिंज लगा है, और दूसरे एंड से सपोज करो आपके पास रोलर लगा गया है। क्लियर है। और उसके ऊपर क्या आ रहा है सर आपका यूडीएल का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है, और यूडीएल कितना है सर आपके पास 30 किलो न्यूटन, यानी कि W आपके पास 30 किलो न्यूटन पर मीटर है। और स्पैन लेंथ कितना दे दिया गया है सर आपके पास सर स्पैन लेंथ हमारे पास दे दिया गया है 4000 mm। 4000 mm का मतलब है 4 मीटर। क्लियर है, इतना दिया गया। तो क्या आप यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा तो WL स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। यस सर W कितना है सर 30 इंटू L कितना है 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व कीजिएगा तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8 कितना है आपके पास 60। किसमें आया आपके पास सर ये किलो न्यूटन मीटर में आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्या रहा आपके पास सर। नेक्स्ट ये तो निकल के आ गया है। अब आपको निकालना है डिस्टर्ब लोड इफ फॉर मटेरियल। देखिएगा यहाँ पे मटेरियल क्या भी दे दिया आपके पास कितना FY दे दिया है 250 विच द रोल्ड स्टील सेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कौन सा रोल्ड स्टील सेक्शन आपको रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चंस में ये पूछा गया है।
तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा जेड, सेक्शन मॉडुलस। तो जेड क्या होता है सर हमारे पास, एम बाई सिग्मा बी होता है, आपके पास बीसी होता है। तो मोमेंट हमारे पास आ गया है ऑलरेडी, हमारे पास सिग्मा बीसी नहीं है, तो यहाँ से मैं सिग्मा बीसी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सिग्मा बीसी, और सिग्मा बीसी कितना आ जाएगा सर, 0.66 एफ वाई आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, 0.66 इंटू 250, सॉल्व करके कितना आया जरा कीजिएगा, तो 0.6, तो 0.66 इंटू 250 कितना आया सर आपके पास, 165। तो यहाँ से आ गया सर 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ से अगर मैं जेड निकालूंगा तो मोमेंट मेरे पास ऑलरेडी आया है, तो यहाँ से हो जाएगा 60 इंटू 10 रेज़ की पावर कितना आ जाएगा आपके पास, 6 डिवाइडेड बाय 165। सॉल्व कीजिएगा आप, तो 60 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 डिवाइडेड बाय 165, तो यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास, 36 कुछ ही आ रहा है, 36.36। क्लियर है, कुछ इसी तरह से आ रहा है। किसमें आया सर, ये आपके पास mm क्यूब, सेंटीमीटर में करेंगे तो आपके पास ये 363.63 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है, तो फाइनली ये मेरे पास क्या निकल के आ गया सर, जेड निकल के आ गया है। अब देखिएगा, आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन रहेगा, कब, जब आपका सर सेक्शन मॉडुलस इतना आया है। तो आप सेक्शन मॉडुलस के लिए क्या पता होना चाहिए सर, आपको मोमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस पता होना चाहिए। आपने कैलकुलेट किया तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम एट अ सेक्शन 600, जिसकी डेप्थ कितनी हो, 600। फिर बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, डेप्थ तो आपके पास 500। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम डेप्थ तो आपके पास 400, और इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम जब डेप्थ हो हमारे पास सर 300। तो उस कंडीशंस में आपको क्या पता होना चाहिए, जेड पता होना चाहिए, और ये भी किसमें सर, सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको सारे पता होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ 600 की, तो कितना सेक्शन मॉडुलस रहना चाहिए सर आपके पास, 3060, ये रहना चाहिए सर 3060 सेंटीमीटर क्यूब, इतना तो रहना चाहिए। क्लियर है, और अगर हम बात करते हैं 500 की, तो 500 का कितना रहना चाहिए सर, 1808.7 सेंटीमीटर क्यूब, इतना रहना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं सर 400 की, तो 400 की कितना, 1022.9 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम 300 की बात करते हैं, तो 300 का कितना सर, 573.6 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही। और अगर हम 200 के लिए जाएंगे, तो 200 का तो देखिएगा कि जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ रही है, 300 के लिए 573, 400 के लिए 1000, 500 के लिए इतना, 600 के लिए इतना। तो अगर आप 200 के लिए करोगे तो और डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 उसने लिया ही नहीं है, उसने तो सिर्फ कौन कौन से लिए, 500 सेक्शंस के लिए। तो जेड कितना रहा 500 के लिए सर, 500 के लिए 1808.7। 300 के लिए देखा सर हमने, तो 300 के लिए उसके पास कितना आया था सर, हमारे पास स्टैंडर्ड दिया हुआ आपके पास सर 573.6, बट आया कितना, 363। 400 के लिए देखेंगे जेड, तो 400 के लिए जेड कितना है, 1022। और अगर 600 के लिए देखेंगे तो 3060। तो नियर अबाउट कौन सा आ रहा है भाई, तो नियर अबाउट तो सर हमारे पास ऑप्शन सी आ रहा है, यानी कि आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम एट द रेट 300, इसके नियर अबाउट आ रहा है। तो कोई तो एक ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, मेरे पास सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, 8 मीटर लेंथ दे दी गई है। बिल्कुल सर, अगर मैं बात करता हूं एल इफेक्टिव, तो एल इफेक्टिव कितना दे दिया है सर, मेरे पास 8 मीटर दे दिया गया। उसके साथ क्या बोला है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि मेरे पास सर डब्ल्यू दे दिया है, और डब्ल्यू कितना दे दिया है सर, 2 किलो न्यूटन पर मीटर दे दिया गया है। क्लियर है, बोला गया है। तो इन दो पैरामीटर से तो आप एक चीज तो क्लियर कर सकते हैं कि सर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट जो मेरा हो जाएगा वो WL²/8 हो जाएगा। यस सर, अब W कितना है सर 2, L कितना है 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 किलो न्यूटन मीटर। एक क्लियर हो गया है। अब दूसरा क्या बोला उसने,
एक परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बीसी की वैल्यू दे दी है, तो सिग्मा बीसी की वैल्यू भी उसने निकाल दी है सर, कितनी सर 160 मेगा पास्कल, 160 मेगा पास्कल। तो हमें सेक्शन मॉडुलस पता है, बिल्कुल सर, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है सर, m बाई सिग्मा बीसी होता है, बिल्कुल। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं m कितना है मेरे पास सर 16, ठीक है, ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं 16 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 कीजिएगा और डिवाइडेड बाय कितना कीजिएगा सर, सिग्मा बीसी आपके पास 160 सॉल्व कीजिएगा, तो यहां से आ जाएगा आपके पास, देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो यहां से कितना आ जाएगा 10 रेज़ की पावर 5 mm क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या आ गया सर मेरे पास, एक सेक्शन मॉडुलस आ गया है। आगे उसने क्या बोला है, देन मोस्ट सुटेबल शेप एंड साइज वुड बी, तो बताना है कि जब हमारे पास सेक्शन मॉडुलस 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख mm क्यूब के आसपास दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में हमें बताना है कि कौन सा सेक्शन आपका जस्टिफाइड होगा। तो देखिएगा हमें सबसे पहले सेक्शन मॉडुलस देखना है। पहले ऑप्शन का सेक्शन मॉडुलस कितना दिया गया है सर 1360, नहीं सर 1360 तो आया ही नहीं हमारे पास, तो ये फॉल्स हो गया है। सेकंड का देखिएगा कि सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन साइज 60, साइज से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पहले सेक्शन मॉडुलस देखना है। तो यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस कितना आ जाएगा सर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5, तो हम कह सकते हैं कि अभी मेरे पास ये सही चल रहा है। बट नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं, टी सेक्शन, देखिए हम टी सेक्शन की बात नहीं करते, हम मोस्टली हम रेक्टेंगुलर एज ए आई सेक्शन ही बात करेंगे। टी सेक्शन साइज दिया गया है, फिर से सेक्शन मॉडुलस देख लीजिएगा, सर ये सेक्शन मॉडुलस तो हो नहीं सकता, तो ये सर मेरे पास फॉल्स हो गया है। लास्ट डी ऑप्शन भी देखिएगा, डी ऑप्शन का भी सेक्शन मॉडुलस देखिएगा 1 to 9 है, सर ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी मेरे पास सर फॉल्स हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई, क्वेश्चन में सिर्फ आपने पिक क्या करना था, सेक्शन मॉडुलस, और सेक्शन मॉडुलस आपका ऑप्शन बी में सही है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो सर मेरा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि रोल्ड स्टील सेक्शन यूज्ड इन केस ऑफ बीम हैज विड्थ बी दे दिया गया है, डायमीटर डी दे दिया गया है, द मिनिमम विड्थ ऑफ फिनिश्ड केस बीम इज mm गिवन बाय, ये मैं पहले भी बता चुका हूं b प्लस 100 mm, तो ये आपको ऑलरेडी हम डिस्कस करा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपके पास b प्लस 100। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द प्रॉब्लम्स लेटरल बकलिंग कैन बी अराइज ओनली, देखिएगा जो लेटरल बकलिंग आता है वो किसके कारण आता है, पहले तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेटरल बकलिंग जो आता है वो ड्यू टू लेटरल लोड एंड ट्विस्टिंग के कारण आता है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये रखना कि इट इज ड्यू टू किसके कारण आता है, आपके पास लेटरल लोड के कारण आता है, लेटरल लोड के कारण आता है एंड आपका ट्विस्टिंग के कारण आता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं पहले तो ये आप दोनों ही आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे पास लेटरल बकलिंग आता है किसके कारण आता है, लेटरल लोड और ट्विस्टिंग के कारण आता है। क्लियर है, दोज स्टील बीम विच हैव, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस लार्जर हो, अगर बेंडिंग एक्सिस लार्जर होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेंडिंग एक्सिस स्मॉलर देन अदर, यस ये सही है, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, अभी बी हो गया है। दूसरा बोला है फुली सपोर्टेड कंप्रेशन फ्लैंज, नहीं, अगर फुली सपोर्टेड होगा तब कैसे होगा भाई, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड ए बीम, आपको बताना इकोनॉमिकल भी है और मोस्ट एफिशिएंट भी है, तो कौन सा है सर मेरे पास, वो है आई सेक्शन। सर आई सेक्शन कैसे, देखिएगा यहाँ पर आई सेक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट, दो हमारे पास फ्लैंज होते हैं, बिल्कुल सर ये फ्लैंज है, ये भी सर मेरे पास फ्लैंज है, ठीक है, और एक सर मेरे पास वेब होता है। फ्लैंज क्या होता है सर, मोर देन 80 से 90% आपके बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करता है, और वेब सर मोर देन 80 to 90% शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। यानी कि फ्लैंज आपका बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन किया जाता है, वेब आपका शेयर फोर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। तो सबसे मोस्ट इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिव सेक्शन कौन सा है सर, हमारे पास आई सेक्शन है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि डिजाइन कंसीडरेशन ऑफ स्टील बीम, कि जब आप स्टील बीम का क्या करते हो, डिजाइन करते हो, तो कौन कौन से
फैक्टर ऐसे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप अपने स्टील को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ चेक की जाती है, बिल्कुल सही, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी चेक की जाती है। दूसरी सर उसकी स्टिफनर स्ट्रेंथ चेक की जाती है, बिल्कुल सही है सर। तीसरा सर वो सस्ता इकोनॉमिकल है, नहीं बिल्कुल। इसके अलावा क्या चेक किया जाता है सर, आपकी डिफ्लेक्शन कंसीडरेशन, डिफ्लेक्शन कंसीडरेशन चेक किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना आपका। डिफ्लेक्शन कंसीडरेशंस के अलावा भी अगर हम कोई फैक्टर्स देखते हैं तो कौन सा रहता है सर, आपका बेयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरा कौन सा रहता है सर, आपके पास बेयरिंग स्ट्रेंथ का फैक्टर रहता है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। बेयरिंग स्ट्रेंथ के अलावा और कौन सा रहता है सर, आपका शेयर स्ट्रेंथ का फैक्टर रहता है। कौन सा रहता है सर, शेयर स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे ऐसे फैक्टर कि जिनको मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, अपने स्टील को डिजाइन करते हैं। सबसे पहला फैक्टर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फिर स्टिफनेस स्ट्रेंथ, फिर आपका डिफ्लेक्शन कंसीडरेशन, बेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, और फिर रहता है आपके पास कि सेक्शन आपका इकोनॉमिकल है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं राइट ऑप्शंस की बात करता हूं तो डी हमारे पास क्या है सर, राइट ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील बीम हुज स्पैन इज 4 मीटर mm एज पर IS 800 2007। देखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है IS 800 2007, यानी कि कौन सा मेथड की अप्रोच की जा रही है सर, लिमिट स्टेट मेथड की अप्रोच की जा रही है। अब जब लिमिट स्टेट मेथड की अप्रोच की जा रही है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्स। तो डेल्टा मैक्स क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ये हो जाएगा सर स्पेन बाई 325, कुछ इसी तरह से हो जाएगा 325। अब सर स्पैन लेंथ कितना दिया गया है सर, मेरे पास 4 मीटर, तो 4 मीटर्स को मैं mm में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा आप कितना सर, 325। कैलकुलेट कर दीजिएगा 4000 डिवाइडेड बाय 325, तो कितना आया सर आपके पास 12.30 mm आया है। तो ऑप्शन चेक कीजिएगा 12.30, तो देखिएगा ऑप्शंस में तो सर कहीं पे भी 12.20, सर 16 है, 20, 23, 29। तो अगर हम बात करते हैं 12.30 के जो अप्रॉक्स जा रहा है वो कितना जा रहा है सर, मेरे पास 16 जा रहा है। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टिफनर्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट द लोकल क्रशिंग, कि अगर आपको क्या करना है अपने बीम को उसको लोकल क्रशिंग से बचाना है तो उस कंडीशंस में आप वहां पे कौन सा स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेक्शन रहता है वो आपके पास आई बीम रहता है, आई सेक्शन रहता है। आई सेक्शंस में सर 2 फ्लैंज होते हैं हमारे पास और एक वेब होता है। फ्लैंज सर आपके पास किसको रजिस्ट करता है, बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है, जबकि बात करते हैं आपके वेब की तो वेब आपका शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। बट जो वेब के अंदर जो फेलियर रहता है ना वो आपका ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड के कारण रहता है। क्लियर है। अब जब कंसंट्रेटिव लोड के कारण आपका सेक्शन फेल हो रहा है तो उस कंडीशंस में हम कौन से स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं सर, हम बेयरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसने बोला डायगोनल, टॉर्सनल, लोड कैरिंग या बेयरिंग, तो वहां पे कौन से स्टिफनर्स प्रोवाइड किए जाएंगे सर, आपके बेयरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि बीम्स कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन मटेरियल, कि एक ऐसा बीम जो एक और एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करते हैं आपके पास कंपोजिट सेक्शन की। कंपोजिट सेक्शन कैसा सेक्शन होता है, जैसे आपको बहुत सारे कंपोजिट सेक्शंस आपने देखे भी होंगे, ब्रास और एल्युमिनियम के बने होते हैं, कॉपर और स्टील के बने होते हैं। तो ऐसे सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं सर, कंपोजिट सेक्शन बोलते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि वन मटेरियल रिजिडिटी कनेक्टेड टुगेदर सो एज टू बिहेव एज वन पीस, जो एक पीस की तरह बिहेव करते हैं तो उसको बोला जाता है सर आपका कंपोजिट बीम बोला जाता है। कौन सा बीम, कंपोजिट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब ऑफ ए बीम इज नोन एज, तो आपको जंक्शन बताना है। तो देखिएगा मेरे पास ये क्या है, एक फ्लैंज है, ये वेब है, और एक मेरे पास क्या है यहाँ पर सर, फ्लैंज है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं कि आपका जंक्शन पॉइंट कहाँ आ रहा है, फ्लैंज और वेब के बीच में आ रहा है, ये जंक्शन आ रहा है आपके पास, ये जंक्शन आ रहा है।
ठीक है, ये जंक्शन आ रहा है, तो इस पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे सर, इस पॉइंट्स को बोला जाएगा द जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब, उसको बोला जाता है सर आपका फिलट बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर आपका, फिलट बोला जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शंस में कहीं फिलट दिखाई दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द एवरेज शेयर स्ट्रेस बताना है आपको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर रोल्ड बीम सेक्शन में। किसमें बताना है, रोल्ड बीम सेक्शन में। और रोल्ड बीम सेक्शन में कितना होता है सर आपके पास 1025 केजी पर सेंटीमीटर। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस हमारे पास डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, रोल्ड स्टील बीम्स आर, तो कि जो आपके पास रोल्ड स्टील बीम्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं आपके पास, देखिएगा रोल्ड स्टील बीम्स मेनली यूज टू रजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस। बिल्कुल, कि जो रोल्ड स्टील सेक्शन होते हैं हमारे किसको रजिस्ट करते हैं सर, बेंडिंग स्ट्रेस को रजिस्ट करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई सर हमारे पास, ट्रू हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं हम। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। बिल्कुल सर ये भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है यूज टू इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ये भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ दी ऑप्शंस क्या हो गए सर हमारे पास, करेक्ट हो गए हैं। क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि रोल्ड स्टील आई सेक्शन आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए बीम बिकॉज दे प्रोवाइडेड। किसकी बात कर रहा जा रहा है यहाँ पर, आपके पास बोल रहा है आपके पास रोल्ड स्टील आई सेक्शन। पहला बोल रहा है सर ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी, यस सर। लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस सर। लार्ज एमआई विद लेस क्रॉस सेक्शन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई सेक्शन आपका क्या है, सबसे मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल है। वो सेक्शन कैसा बनाता है सर, स्टिप सेक्शन बनाता है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलोंग सर ज्यादा होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया लेस होता है, जिससे क्या मिलती है हमें, उसकी ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं इन सभी ऑप्शंस, तो सारे के सारे ऑप्शंस क्या है सर आपके पास, ट्रू। पहला भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू हो गया है, और सर थर्ड भी आपके पास ट्रू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो गया सर हमारे पास यहाँ पर, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द ग्रॉस सेक्शन ऑफ द वेब ऑफ ए बीम इज डिफाइंड एज, कि जो आपके पास ग्रॉस सेक्शन होता है वेब ऑफ बीम, वो क्या डिफाइन करता है। तो जब वेब ऑफ बीम की बात की जा रही है तो इसका मतलब किसकी बात की जा रही है सर, आपके पास आई सेक्शन की बात की जा रही है। और आई सेक्शंस में क्या होता है सर हमारे पास, सर दो फ्लैंज होते हैं और एक वेब होता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, डेप्थ ऑफ दी वेब बोलते हैं। यहाँ पे सर आपके पास थिकनेस ऑफ दी फ्लैंज भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज ही होगा। क्लियर है। यहाँ पर सर वेब की थिकनेस होगी जिसको मैं TW से इंडिकेट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और यहाँ पर वाई एक्सिस के लॉन्ग। बिल्कुल, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्लियर है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें ग्रॉस सेक्शन निकालना है। तो ग्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा आपके पास, डेप्थ ऑफ दी वेब इनटू थिकनेस ऑफ दी वेब। तो ग्रॉस सेक्शन जो निकलेगा यहाँ पर, यानी कि ग्रॉस सेक्शन या ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया जो निकलेगा यहाँ पर, वो निकल जाएगा सर आपके पास डेप्थ ऑफ दी वेब इनटू क्या निकल जाएगा, थिकनेस ऑफ दी वेब, थिकनेस ऑफ वेब से निकल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर रहेगा वो देखिएगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है डेप्थ ऑफ दी वेब ऑफ बीम मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ थिकनेस। बिल्कुल, डेप्थ ऑफ वेब को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, आपका थिकनेस ऑफ वेब से। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, ए, यानी कि ए स्टेटमेंट हमारे पास अभी ट्रू है। बी देखते हैं, विड्थ ऑफ द फ्लैंज मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ थिकनेस, नहीं सर, फॉल्स। सम ऑफ द फ्लैंज ऑफ विड्थ डेप्थ ऑफ द वेब, नहीं सर, ये भी फॉल्स हो गया है। नन ऑफ दिस हो नहीं सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, ए हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव लेंथ L of simply supported beam with end restrained against torsion and also end of compression flange partially restrained against lateral bending.
इज गिवन बाय। तो इस तरह का सवाल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कराया था। मैंने आपको बताया था कि जब बात की जा रही है सर किसकी, सिंपली सपोर्टेड बीम की, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो उसके लिए हमारे पास क्या आते हैं सर, दो केसेस आते हैं। एक आएगा सर आपके पास जब कैसा हो सर, पार्शियली रिस्ट्रेन हो, पार्शियली रिस्ट्रेन को मैं PR लिख रहा हूं, तो उस कंडीशन में आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, तो पार्शियली रिस्ट्रेन के केस में सर 0.85 L। और दूसरा होगा सर आपके पास फुली रिस्ट्रेन का मतलब कि दोनों तरफ से उसको रोका गया है। फुली रिस्ट्रेन के केस में कितना रहेगा सर, 0.70 L रहेगा। तो यहाँ पे पार्शियली रिस्ट्रेन भी बता दिया है और फुली रिस्ट्रेन। आज सवाल किससे किया गया है सर, पार्शियली रिस्ट्रेन, तो पार्शियली रिस्ट्रेन के केस में कितना 0.85 L होगा, तो 0.85 L बोले तो 0.85 टाइम्स ऑफ स्पैन होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो सिंपली सपोर्टेड के दोनों केस आपको क्लियर होने चाहिए, पार्शियली रिस्ट्रेन के भी और फुली रिस्ट्रेन के भी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द कनेक्शन ऑफ वन बीम टू अनदर बीम, कनेक्ट किए जा रहे हैं एक बीम से दूसरा बीम बाय मींस ऑफ एंगल एट द बॉटम एंड एंगल एट द टॉप। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने ये आपको सेक्शंस पहले भी बनाए थे, कुछ इस तरह से सेक्शन थे आपके पास, और ये किससे कनेक्टेड है सर, आपके बीम से कनेक्टेड है। अब जब बीम से कनेक्टेड है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से किससे कनेक्टेड है, बीम, और बीम किससे कनेक्टेड है सर, आपका एंगल सेक्शन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ क्या लगा देता हूं सर, ये एंगल लगा देता हूं। ठीक है, अब जो मेरे पास सर बीम और एंगल है वो किससे कनेक्टेड है सर मेरे पास, वो सर क्लीट एंगल से कनेक्टेड है। तो सर ये हो गया मेरे पास क्लीट एंगल। क्लीट एंगल के थोड़ा सा मैं डिजाइन दूसरा बना देता हूं, ये कौन सा हो गया सर आपके पास, क्लीट एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरे पास सर क्लीट, ये सीट एंगल भी बोल सकते हैं आप इसको, क्लीट की जगह हम क्या बोल देते हैं, सीट एंगल। ये सर हो गया हमारे पास सीट एंगल, और ये हो गए सर आपके पास एंगल, और ये हो गया सर मेरे पास बीम। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम सर, सीटेड कनेक्शन बोल सकते हैं। अब जो मेरे पास सीटेड कनेक्शन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टीफन सीटेड कनेक्शन और दूसरा होता है अनस्टीफन सीटेड कनेक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो मेरे पास सही आंसर रहेगा ना, वो आपके पास सी रहेगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, फॉर अनस्टीफन्ड फ्लैंज ऑफ ए बीम इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन मैक्सिमम अलाउबल आउटस्टैंड इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा। अगर देखिएगा अगर आपके पास कंपैक्टेड सेक्शन होगा तो 16T होगा, अगर अनकंपैक्ट सेक्शन होगा तो 12T होगा। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। 16T कब होगा, जब सर हमारे पास कंपैक्टेड सेक्शन होगा। कौन सा सेक्शन होगा सर आपके पास, कंपैक्टेड होगा। और सर 12T कब होगा, जब अनकंपैक्टेड होगा, अनकंपैक्टेड होगा। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा, हमने मैक्सिमम पिच की बात की थी 16T और 200 mm, 12T और 200 mm। क्लियर है, तो थोड़ा सा आप उससे भी इसको रिलेवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा भाई 22 भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि लग रहा होगा सर कि इतना बड़ा टफ क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उतना ही इजी होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए लोडेड बीम द मोमेंट एट विच द यील्ड अकर्स इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। बिल्कुल, कि जो आपका क्या होगा, यील्ड पे जो भी लोड लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, यील्ड मोमेंट या यील्ड पॉइंट लोड भी बोल सकते हैं, तो ट्रू है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इन ए लोडेड बीम द मोमेंट एट विच द इंटायर सेक्शन ऑफ द बीम बिहेव बीम फुली प्लास्टिक इज कॉल्ड प्लास्टिक मोमेंट, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट बोल रहा है इन ए फुली प्लास्टिक स्टेज द बीम न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड द सेक्शन ऑफ टू इक्वल एरिया। बिल्कुल, यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A2 हो जाता है, ये दोनों किसके इक्वल होता है सर, एरिया बाय 2। सर ये भी ट्रू हो गया है। डी देखते हैं हम। अब देखिएगा भाई डी स्टेटमेंट में आपके पास ऑल ऑफ दी ऑप्शन होना चाहिए था ना, बट इसने डी स्टेटमेंट क्या दिया गया जरा देखिएगा। इसने बोला है कि इन ए लोडेड बीम द मोमेंट एट विच द फर्स्ट यील्ड अकर्स इज कॉल्ड यील्ड मोमेंट। बिल्कुल सही है, तो इसने पहली स्टेटमेंट दे दी, इसमें ट्रू है। सेकंड बोल रहा है कि एंड इन लोडेड बीम द मोमेंट एट विच द इंटायर सेक्शन ऑफ द बीम बिकम फुली प्लास्टिक इज कॉल्ड प्लास्टिक मोमेंट। बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी बोल दिया है। थर्ड स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है कि एंड इन ए फुली प्लास्टिक स्टेज द बीम न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड द सेक्शन ऑफ
टू सेक्शन ऑफ इक्वल एरिया, सर ये भी सही है। यानी कि जहां पर आपके पास ऑल ऑफ दी ऑप्शन आज देखने को मिल रहा था ना, आज वहां पे चारों के चारों ऑप्शन उसने एक ही स्टेटमेंट में लिख दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। बट आप ये तो कह नहीं सकते सर कि चारों स्टेटमेंट, तो जो चौथा ऑप्शन रहता है ना ऑल ऑफ दीज का, तो उसकी जगह उसने चारों स्टेटमेंट लिख दी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या रहेगा सर, डी इज द राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी कोडल प्रोविजन है IS 800 2007 का। द स्पैन आर कंसीडर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इफ द लॉन्गेस्ट स्पैन डज नॉट एक्सीड शॉर्टेस्ट स्पैन बाय मोर देन। देखिएगा, चाहे हम आरसीसी स्ट्रक्चर्स की बात करो, चाहे हम बात कर लेते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की, तो वहां पे जो आपका लॉन्गेस्ट स्पैन होना चाहिए वो आपका शुड नॉट बी एक्सीड शॉर्टेस्ट स्पैन से। कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए सर, शुड नॉट बी मोर देन 15%। तो ये डायरेक्ट है आपके पास 15%। 15% को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, परसेंट का मैं बाई 100 कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है 0.15 ऑफ दी स्पैन। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि मेजर बीम इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नॉन एज, कि जो आपके पास मेजर बीम होते हैं ना बिल्डिंग में, उसे क्या बोला जाता है। सबसे पहले तो सर हम उसको मेन बीम बोल सकते हैं, उसको सर हम एज ए गर्डर भी यूज कर सकते हैं, उसको सर हम एज ए फ्लोर बीम भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, उसको मेन बीम भी बोला जा सकता है, गर्डर भी बोला जा सकता है, फ्लोर बीम भी बोला जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो गया सर, मेरे पास डी हो गया है। अब देखते हैं 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर ए कैंटिलीवर बीम लेंथ एल दे दिया गया है, बिल्ट इन एट सपोर्ट एंड रिस्टेन अगेंस्ट टॉर्जन। मतलब आज कैंटिलीवर बीम कैसा है, उसके ऊपर टॉर्क आ रहा था, टॉर्क का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा था, बट उसे रोका गया है। अब जब रोका गया है एट ए फ्री एंड, तो उस कंडीशन में आपको क्या बतानी है, उसकी इफेक्टिव प्रोजेक्टिंग लेंथ बतानी है। तो जब हम कैंटिलीवर की बात कर रहे थे सिंपल, तो उस कंडीशन में क्या रहता था, एक एंड फिक्स रहता था, दूसरा एंड फ्री रहता था। तो उस कंडीशन में मेरी जो इफेक्टिव लेंथ आती थी वो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ होता था। बट आज ऐसा नहीं है, आज वहां पे टॉर्क का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है। जब टॉर्क का इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा तो उस कंडीशन में मेरी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी सर, 0.75 टाइम्स ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ हो जाएगी। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में भी बताया है प्रीवियस पार्ट्स के अंदर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि द आउटस्टैंडिंग ऑफ द फ्लैंज ऑफ ए बिल्ट अप बीम्स फ्रॉम द लाइन ऑफ कनेक्शन शुड नॉट बी एक्सटेंड बियॉन्ड। तो किससे होना चाहिए, तो देखिएगा इसके लिए आपको तीन कोडल प्रोविजन कि जो बी है वो शुड नॉट बी लेस देन 16 TF, इससे कम नहीं होना चाहिए, और बी शुड नॉट बी लेस देन 20 TF, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब सर सवाल यह है सर 16 TF कब और 20 TF कब। 16 TF हम बात करते हैं सर किसके केस में, कंप्रेशन के केस में। किसके केस में सर, कंप्रेशन के केस में। और 20 TF किसके केस में बात करते हैं सर, हम टेंशन के केस में करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और भी रिलेशन है, आपको याद रखना 256 टाइम थिकनेस ऑफ द फ्लैंज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास सर, रूट FY हो जाएगा। तो देखिएगा आपके पास 10T हो नहीं सकता सर, 85T भी हो नहीं सकता, 180 भी नहीं हो सकता। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर वो आपका कौन सा हो जाएगा सर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन के केस में रखना है, टेंशन के केस में, और आपके पास 256 टाइम्स TF बाय रूट FY। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि बीम स्प्लाइसेस इज यूज्ड। बीम स्प्लाइस का यूज कब करते हैं कि जब आपके पास क्या होता है कि जो अवेलेबल कॉलम सेक्शन होते हैं जो पहले से बने होते हैं उनकी लेंथ क्या पड़ जाए, कम पड़ जाए एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कॉलम। ऐसा कहाँ देखा गया है, ऐसा आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में देखा गया है, जब आपको कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करना होता है। अब जब हमें कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करना होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दो कॉलम को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ऐसे कॉलम सप्लाइज का यूज करते हैं। तो इसका काम क्या है सर, इंक्रीज द लेंथ ऑफ बीम। क्लियर है? जिस तरह से कॉलम है उसी तरह से बीम में भी होगा। तो आपका राइट आंसर हो गया सर यहाँ पर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है कि एन इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 500 इज यूज्ड एज ए बीम इन ए मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन एज पर स्ट्रक्चरल डिजाइन इट इज कंसीडर टू बी लेटरली रिस्ट्रेन, कि उसको क्या किया गया है, लेटरली रिस्ट्रेन किया गया है। तो अब सवाल यह है कि उसको लेटरली रिस्ट्रेन कहाँ करना है। पहला ऑप्शन बोला है टेंशन फ्लैंज इज लेटरली रिस्ट्रेन, नहीं सर टेंशन फ्लैंज को नहीं करना है। दूसरा बोला है कंप्रेशन फ्लैंज इज लेटरली रिस्ट्रेन, जी हाँ, कि जो उसका कंप्रेशन फ्लैंज है उसको क्या करना है, हमें लेटरली रिस्ट्रेन करना है। द वेब इज एडिक्वेटली स्टिफन्ड, नो सर। तो इसका भी जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास क्या हो गया सर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया सर आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इन ए बिल्ट अप बीम एक्चुअल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस FBC, देखिएगा एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस हम क्या लिखते थे, F लिखते थे, बट इसने क्या लिखा, FBC लिख दिया। इज गिवन बाय वेयर y इज द डिस्टेंस ऑफ द एज, y क्या हमारे पास, डेप्थ, तो इसने भी लिखा है सर y, तो हम भी लिख देते हैं y। आगे क्या बोला इसने, द एज ऑफ बीम फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो आपको क्या बताना है, एज ऑफ बीम बताना है ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बाय यूजिंग द बेंडिंग इक्वेशंस, क्या लगाएंगे सर, बाय यूजिंग द बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन बोलो या फिर आप फ्लेक्सरल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो क्या होता है आपके पास सर, m बाई आई इज इक्वल टू E बाई आर इज इक्वल टू F बाई वाई, कुछ इसी तरह से होता है। तो आज सर आपके पास F और Y भी दिया है, आपको क्या निकालना है सर, आपको निकालना है यहाँ पर F बोले तो सर आपके पास स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको दो रिलेशंस लेने पड़ेंगे सर, एक M बाई आई और दूसरा सर F बाई वाई का, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जब हमने इसको लिया तो यहाँ से जो रिलेशंस बनेगा सर M बाई आई। अब सर सवाल ये है सर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा बिल्ट अप सेक्शन यानी कि एज ए आई सेक्शन में, वो मेजर एक्सिस के लॉन्ग लिया जाएगा या माइनर, सर मेजर। तो मेजर एक्सिस के लॉन्ग की जब हम बात करते हैं तो कौन सा आएगा, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू एफ बाई वाई। तो एफ की जगह क्या लिखा सर उसने, एफ बी सी लिखा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, एफ बी सी बाई वाई लिख सकता हूं। तो यहां से जो मेरा रिलेशन बनेगा एम एक्स एक्स इज इक्वल टू एफ बी सी बाई वाई, मुझे एफ बी सी निकालना है, तो एफ बी सी मेरे पास क्या बन जाएगा, एम बाई आई एक्स एक्स इंटू वाई बन जाएगा। तो देखिएगा ये रिलेशन कहाँ देखने को मिल रहा है सर आपके पास, ये देखने को मिल रहा है आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, एम बाई आई एक्स एक्स इंटू वाई। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अलाउबल शेयर स्ट्रेस इन स्टीफन्ड वेब ऑफ माइल्ड स्टील बीम डिक्रीज विद, तो ये मैं पहले भी बोल दिया है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है सर, दो केसेस इंक्रीज करने हैं। पहला तो सर आपके पास हाइट टू थिकनेस रेशो को इंक्रीज कर दीजिएगा, और दूसरा स्पेसिंग बिटवीन स्टीफनर्स को इंक्रीज कीजिएगा, स्पेसिंग बिटवीन स्टीफनर्स, स्टीफनर्स को क्या कर दीजिएगा सर, इंक्रीज कर दीजिएगा। ये दो फंडा आपको क्लियर होने चाहिए, क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि जब मैंने पहला भी आपको स्टेटमेंट बताई थी, यानी कि उसने हाइट टू थिकनेस रेशो के रिस्पेक्ट में बात की थी, तो मैंने ये भी बता दिया कि स्पेसिंग बिटवीन स्टीफनर्स का भी पूछा जा सकता है, और वही पूछा उसने। पहला बोला है डिक्रीज द स्पेसिंग ऑफ द स्टीफनर, नहीं सर डिक्रीज नहीं करनी। इंक्रीज द स्पेसिंग ऑफ स्टीफनर, यस सर इंक्रीज करनी है, ट्रू है। नेक्स्ट बोल रहा है डिक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ, नहीं सर ये भी फॉल्स हो गया आपके पास। नेक्स्ट इंक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ, फॉल्स। तो आपके पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा सर, बी इज द राइट ऑप्शन हो गया है, क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, इन ए कैंटिलीवर बीम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम शुड नॉट बी ग्रेटर देन, देखिएगा आपको क्या बताना है यहाँ पर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताना है, किसके केस में, कैंटिलीवर के केस में। तो कैंटिलीवर के केस में क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा स्पैन बाई 180 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कैंटिलीवर की जगह सिंपली सपोर्टेड बीम था, तो वहां पे क्या रह जाता सर, स्पैन बाई 325। तो ये दोनों केस याद रखने, कैंटिलीवर के केस में स्पैन बाई 180, तो ए ऑप्शन होगा, और सिंपली सपोर्टेड के केस में स्पैन बाई 325। 31 हो गया, यस सर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स आर प्रोवाइडेड वेयर शेयरिंग फोर्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ,
कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जॉइंट वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पे शेयर फोर्स क्या हो आपके पास मिनिमम। वो आपके पास स्लैब के केस में भी हो सकता है, बीम के केस में भी हो सकता है और गर्डर के केस में भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया सर आपके पास? ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? द ग्रेटर क्लियर डायमेंशन ऑफ वेब थिकनेस टी शुड नॉट बी एक्सीड। किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए? तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि बी शुड नॉट बी एक्सीड 270 टाइम्स 270 270 टाइम्स टी, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो बोला 180 टी, 200 टी, 240, नहीं सर। तो इसका आंसर क्या हो गया सर? नन ऑफ दीज हो गया है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपके पास डिजाइन ऑफ बीम का ये जो लास्ट पार्ट था उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके पास नेक्स्ट यूनिट की। क्लियर है? देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द फ्लैंज ऑफ सर्टन स्टील रोड आई सेक्शन कम्स अंडर द प्लास्टिक क्लास एंड वेब कम्स अंडर द कंपैक्ट क्लास। अगर हम बात करते हैं वेब किसके अंदर आ रहा है सर? आपके पास कंपैक्ट क्लास के अंदर आ रहा है। और अगर आई सेक्शन की बात कर रहा हूं तो आई किसके सेक्शन के अंदर आ रहा है? प्लास्टिक क्लास के अंदर आ रहा है। IS 800 2007 द आई सेक्शन विल कम अंडर द कैटेगरी। देखिएगा, तो आई उसने खुद बता दिया है कि जब हम आई सेक्शन की बात की थी, यानी कि फ्लैंज ऑफ द सर्टन आई सेक्शन, फ्लैंज किसके अंदर आ रहा है सर? फ्लैंज आ रहा है सर हमारे पास प्लास्टिक क्लास के अंदर, प्लास्टिक क्लास के अंदर आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं वेब किसके अंदर आता है, और अगर मैं वेब की बात कर रहा हूं तो वेब किसके अंदर आ रहा है सर? आपकी कंपैक्ट क्लास के अंदर, कंपैक्ट क्लास के अंदर आ रहा है। तो जहां पे हम सर फ्लैंज और वेब की बात करते हैं तो ऐसा कहां देखने को मिलता है? तो सर ऐसा तो हमें आई सेक्शन में ही देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है सर? आपके पास आई सेक्शन में ही देखने को मिलता है। और सर आई सेक्शन आपका कैसा होना चाहिए? किस कैटेगरी का होगा? कि जब फ्लैंज आपका प्लास्टिक हो और वेब आपका कंपैक्ट हो, तो आपका जो आई सेक्शन होगा वो भी कैसा होगा सर? आपका कंपैक्ट सेक्शन होगा। कैसा सेक्शन होगा सर? कंपैक्ट सेक्शन होगा। तो देखिएगा, आपको सिर्फ उसने कुछ नहीं किया है, उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि फ्लैंज मेरा कैसा बिहेवियर कर रहा है? प्लास्टिक क्लास की तरह, और वेब मेरा कंपैक्ट क्लास की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा जो आई सेक्शन होगा वो किस कैटेगरी का होगा? सिंपल सी बात है सर, आई सेक्शन हमारा कंपैक्ट की तरह होगा, यानी कि कंपैक्ट सेक्शन की तरह होगा। क्लियर है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर, आपके पास क्या हो जाएगा सर? बी इज द राइट आंसर हो गया है। तो इस तरह से डिजाइन ऑफ बीम के पार्ट्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है डियर। आपने भी इसी तरह से इसको कवर करना है। अब हम बात करेंगे आपके पास नेक्स्ट यूनिट की। जब तक मैं नेक्स्ट यूनिट का पार्ट्स लेकर आता हूं तब तक अपने प्रीवियस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा और रेगुलर आप अपनी तैयारी रखिएगा डियर। क्योंकि अगर आप रेगुलर अपनी स्टडी रखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिलेक्शन के जो चांसेस रहेंगे वो आपके और ज्यादा बन जाएंगे। तो मिलते हैं हम आपको नए लेक्चर्स में, तब तक आप इसी तरह से डियर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।